I welcome you all to IS Social Channel, and today we are going to discuss about ancient and medieval history series, most important inscriptions of ancient India. तो आज के लेक्चर में अशोका से पहले की इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन, पोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता इंस्क्रिप्शन, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, सिर्फ आज के वीडियो में हम उन सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा, प्री अशोकन, अशोका इंस्क्रिप्शन और पोस्ट अशोकन। ये तीन कैटेगरी के इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले, आगे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि भाई कुछ टर्मिनोलॉजी समझना ज़रूरी है। पहला तो एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है कोई भी एक रॉयल ऑर्डर या मैसेज, उसको एडिट कहते हैं। कोई भी सरकारी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या मैसेज को एडिट कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट दो चीज़ें होती हैं। अगर किसी रॉक सरफेस पे, किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर कोई चीज़ लिखी जाए, ठीक है, चाहे मेटल की सरफेस हो या मेटल की सरफेस के अलावा कोई रॉकी सरफेस हो, इन सरफेस का यूज़ करते हुए अगर उसके ऊपर कोई चीज़ लिखी जाए, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर बात आती है मैन्युस्क्रिप्ट की। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर बेसिकली हैंड रिटन ऑन एनी पेपर, ठीक है, पेपर पे लिखते हैं या कोई लीफ पे या कोई पेड़ की छाल पे या बार्क पे। तो किसी भी इस तरीके की सरफेस पे अगर कोई हाथ से लिखी हुई चीज़ है, हैंड रिटन अगर कोई चीज़ है, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहा जाता है। बाकी अगर हार्ड या रॉकी सरफेस पे अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, मेटल और रॉकी सरफेस पे कोई चीज़ लिखते हैं, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें आई थिंक अगर आपको क्लियर है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आता है सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में चार चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पहला तो ये है कि ये गोरखपुर में पाया गया है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ये प्री अशोकन है, ठीक है, मॉडर्न पीरियड का ही है, लेकिन प्री अशोकन है, मॉडर्न पीरियड का ही है, लेकिन ये प्री अशोकन पीरियड से बिलोंग करता है, यानी अशोक से पहले ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये रॉक पे नहीं बल्कि कॉपर के प्लेट के ऊपर ये इंस्क्रिप्शन दर्ज है। फिर बात आती है कि किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, जैसा कि हम आज लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट को या इंग्लिश लैटिन स्क्रिप्ट को। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बारे में, इसका जो सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर में बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर गोरखपुर एरिया में सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो किस तरीके से बिकॉज ऑफ फेमाइन, अकाल पड़ने की वजह से किस तरीके से रिलीफ वर्क, जनता तक किस तरीके से उनको रिलीफ पहुंचाया गया था, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है गोरखपुर में स्थित है सोगोरा कॉपर प्लेट। दूसरी चीज़ कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ ये मौर्यन पीरियड का है, लेकिन प्री अशोकन पीरियड का है, यानी अशोक से पहले मौर्यन, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय का है। फिर ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और चौथी चीज़, इसमें सूखा पड़ने या अकाल पड़ने के समय में मौर्यन एम्पायर ने, मौर्यन राजाओं ने किस तरीके से जनता तक रिलीफ पहुंचाया है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। सोगोरा हो गया। चलिए अब अशोका इंस्क्रिप्शंस पे आते हैं। तो पहला आता है रुम्मनदेई पिलर एडिक्ट, ठीक है। रुम्मनदेई पिलर एडिक्ट, आप ये फोटो देख सकते हैं। ये रुम्मनदेई बेसिकली लुम्बिनी का ही पुराना नाम जो है रुम्मनदेई है। लुम्बिनी का ही पुराना नाम जो है रुम्मनदेई है। और लुम्बिनी, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसमें बात आती है कि किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो इसको भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। फिर तीसरी चीज़ ये जानने वाली ज़रूरी है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर बेसिकली, जब अशोका विजिटेड लुम्बिनी या रुम्मनदेई, ठीक है, लुम्बिनी जब अशोक गए, जो कि जन्म स्थल था गौतम बुद्ध का, तो हाउ पेजेंट्स ऑफ लुम्बिनी, उनके टैक्स को वेव ऑफ कर दिया गया और उसके साथ साथ कुछ टैक्सेस को कम कर दिया गया। तो टैक्स रिलीफ एफर्ट के बारे में रुम्मनदेई पिलर एडिक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। टैक्स रिलीफ वर्क के बारे में रुम्मनदेई पिलर एडिक्ट में लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे।
रुमंदेई लुम्बिनी का ही पुराना नाम है। ठीक है, रुमंदेई लुम्बिनी का ही पुराना नाम है और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये पिलर एडिक्ट अशोक ने तब बनवाया था जब वो लुम्बिनी पहुँचे थे, और लुम्बिनी पहुँचने के बाद वहाँ के किसानों को काफ़ी मदद पहुँचाई थी उन्होंने। टैक्स वेव ऑफ कर दिया था कुछ केसेस में टैक्सेस को कम कर दिया था। अगला आता है कालसी इंस्क्रिप्शन। तो अगर हम कालसी के बारे में बात करें तो कालसी, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो देहरादून उत्तराखंड के पास स्थित एक जगह है कालसी। ठीक है। पहली चीज़ है कि ये यमुना के तट पे ये स्थित है। दूसरी चीज़ है कि बेसिकली ये यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 14, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। 14 रॉक एडिक्ट्स मिले हैं अशोक के, जो कि सबसे ज़्यादा एक जगह पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा रॉक एडिक्ट्स हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये भी जो एडिक्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने सबसे पहले डिसाइफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर अब बात आती है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इसमें बेसिकली नॉन वायलेंस के बारे में बात की है अशोक ने। उसके अलावा अशोक ने इसमें बात की है कि भाई फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, कि युद्ध जो है एक बेकार की चीज़ है, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। तो ये दो चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि वर्च्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड हाउ वॉर इज़ अ फ्यूटाइल एक्टिविटी, फ्यूटाइल वर्क। तो दीज आर द टू थिंग्स विच हैड बीन टॉक। एंड थर्ड थिंग जो इस एडिक्ट में लिखा गया है कि ये अशोक के पहले की, ठीक है, बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने से पहले की जो लाइफ है, लाइफ बिफोर बिकमिंग बुद्धिस्ट, ठीक है, लाइफ बिफोर बिकमिंग बुद्धिस्ट। तो ये तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहली बात तो है कि अशोक का जीवन कैसा था बुद्धिस्ट बनने से पहले, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। दूसरी बात उन्होंने की है कि नॉन वायलेंस के बारे में बात की है, वर्च्यू ऑफ नॉन वायलेंस। और तीसरी बात उन्होंने की है कि किस तरीके से वॉर जो है एक बेकार की चीज़ है जिसको परस्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कालसी इंस्क्रिप्शन। बात आती है तीसरी, मस्की इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है। मस्की इंस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो ये मौजूद है कर्नाटक में मौजूद है। ठीक है, और कौन से रिवर के किनारे हैं? मस्की इज द नेम ऑफ द रिवर ऑल्सो। एंड थर्ड थिंग विच यू शुड नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली इंस्क्रिप्शन विच हैज़ द रियल नेम ऑफ अशोक। ठीक है, जिसमें अशोक को रन्यो अशोक के नाम से, रन्यो यानी कि किंग अशोक के नाम से रेफर किया गया। बाकी के सारे इंस्क्रिप्शन में अशोक को देवनाम प्रिय प्रियदासी, ठीक है, देवनाम प्रिय प्रियदासी के नाम से वो किया गया है। तो देवनाम प्रिय यानी कि बिलीवर्ड ऑफ गॉड, और प्रियदर्शी यानी कि फेवरेट सर्वेंट। ठीक है, तो बाकी जगहों पर अशोक को इन नामों से बेसिकली रेफर किया गया है। रियल नेम अशोक का यूज़ नहीं किया गया है किसी भी इंस्क्रिप्शन में, लेकिन ये एकमात्र मस्की इंस्क्रिप्शन ऐसा है जहाँ पर अशोक के असली नाम का इस्तेमाल किया गया है। अशोक का असली नाम जो रियल नेम है अशोक, दैट हैज़ बीन रेफर्ड एज रन्यो अशोक यानी कि किंग अशोक। ठीक है, मस्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है कलिंगा एडिक्ट के बारे में। ठीक है, कलिंगा अगर हम बात करें तो कलिंगा जो एडिक्ट है ये अशोक का ही एडिक्ट है। ठीक है, इस कलिंगा एडिक्ट में अशोक ने बेसिकली पीस, शांति और नॉन वायलेंस के बारे में बात की है कि व्हाट आर द व्हाई दीज पीस एंड नॉन वायलेंस आर वर्चुअस एक्टिविटी, वर्चुअस परस्यूट। तो दीज आर द टू थिंग्स विच हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय अशोक इन दिस कलिंगा एडिक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये फोटो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कलिंगा एडिक्ट है। बेसिकली अगर ये इमेज देखेंगे तो ये धौली एलिफेंट है।
ठीक है, और दिस इज धौली एलिफेंट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन रॉक कट आर्ट। मॉडर्न रॉक कट आर्ट का एग्जाम्पल है धौली एलिफेंट। ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा में, ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा में। तो चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। तो पोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के बारे में। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन अब किसने इसको कमीशन किया था, किस राजा से बिलोंग करता है, तो खारवेला जो कि उड़ीसा के राजा थे, कलिंगा के राजा थे। ठीक है, खारवेला, जो किंग खारवेला थे वो छेदी डायनेस्टी, जिसको हम महामेघ वाहना डायनेस्टी भी कहते हैं, वाहना डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, हाथीगुम्ब इंस्क्रिप्शन कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में। कहाँ लोकेटेड है, उड़ीसा में। फिर किस केव में ये केव कौन सी है जिस केव के बारे में बात की गई है, ये है केव का नाम है आपका उदयगिरी केव। ठीक है, तो उदयगिरी केव है जो कि जैन रिलीजन से डेडिकेटेड है, जैन रिलीजन को डेडिकेटेड है। उस उदयगिरी केव में आपको ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जो कि कमीशन किया गया था खारवेला राजा, नाम था राजा का खारवेला, जो कि छेदी या महामेघवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। टाइम पीरियड था 2nd सेंचुरी बीसी। ठीक है, टाइम पीरियड था 2nd सेंचुरी बीसी। अब बात ये आती है कि इसमें खास क्या है। ठीक है, खास क्या है, तो अगर हम हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो इसमें सबसे यूनिक चीज़ ये है कि दिस इज द ओनली इंस्क्रिप्शन, एकमात्र हिंदुस्तान में पाया जाने वाला इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे एक राजा का जो रेन है उसको पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिटेल तरीके से लिखा हुआ है कि जो शासन था किस तरीके का था, किस पीरियड में, और उन सारी चीज़ों को, पूरे शासन को क्रोनोलॉजिकल तरीके से उसमें इंस्क्राइब किया गया। तो काफ़ी एक हिस्टोरिकल इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो जाता है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन एक हिस्टोरिकल हमें इंसाइट प्रोवाइड करता है ताकि हम उस समय की हिस्ट्री को जान सकें, समझ सकें। उदयगिरी केव, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताऊंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन उदयगिरी केव एंड उदयगिरी खांडागिरी। ये जो पूरा केव का नाम है उदयगिरी खांडागिरी बोलते हैं बेसिकली, इसलिए बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना करें। क्योंकि देखो उदयगिरी जो केव है, सिर्फ उदयगिरी, तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये एक हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है जिसमें आपको विष्णु के वराह अवतार के बारे में देखने को मिलेगा। आगे के लेक्चर्स में इस पे भी लेक्चर बनाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन जो उदयगिरी खांडागिरी केव है ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ये जैन रिलीजन को लोकेटेड है, जैन रिलीजन को डेडिकेटेड है। ठीक है, उदयगिरी खांडागिरी। तो इसी उदयगिरी खांडागिरी केव के में आपको हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला आता है बेसनगर या विदिशा इंस्क्रिप्शन। तो इसमें 5 चीज़ें जानने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में विदिशा करके एक एरिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा करके एक एरिया है। विदिशा का ही पुराना नाम जो था बेसनगर था, विदिशा का ही पुराना नाम जो था बेसनगर था। अब बात ये आती है कि किसने इस इंस्क्रिप्शन को कमीशन किया था। तो इस इंस्क्रिप्शन को कमीशन करने वाला एक ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर जो कि पुष्यमित्र शुंगा के दरबार में आए थे। ग्रीक एम्बेसडर जिनका नाम था हेलोडोरस। हेलोडोरस was a Greek ambassador who visited the court of पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, अब तीसरी चीज ये आती है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लॉर्ड वसुदेव जो बेसिकली विष्णु को डेडिकेटेड है, विष्णु को डेडिकेटेड है। और विष्णु को डेडिकेटेड होने की वजह से कई बार हम इसको विष्णु इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, कई बार हम इसको विष्णु इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है क्योंकि लॉर्ड वसुदेव या जो कि विष्णु के ही का ही दूसरा नाम है, लॉर्ड वसुदेव को समर्पित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला आता है जूनागढ़ गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। तो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन अगर आप देखें
तो इसमें 3 राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि ये संस्कृत में है, संस्कृत में है। दूसरी चीज़ ये है कि ये गुजरात में है, गुजरात में लोकेटेड है। गिरनार, जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर मौजूद है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम है और गिरनार उस जगह का नाम है जहाँ पे गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क जहाँ पे दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है, जिसको हम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, वो 3 अलग अलग राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो मेंशन है वो अशोक के बारे में है, जो कि एक मौर्यन राजा थे। फिर उसके बाद रुद्रदमन, रुद्रदमन रुद्रदमन जो कि एक शका राजा थे, शका राजा थे। फिर आता है आपका स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त बेसिकली एक गुप्ता राजा थे। स्कंदगुप्त वाज अ गुप्ता किंग। तो इन 3 राजाओं के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रुद्रदमन। तो रुद्रदमन के बारे में यहाँ पर एक सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक। ठीक है, सुदर्शन लेक। अगर हम देखें तो सुदर्शन लेक को बनाने का या इसको रिनोवेट करने का, सुदर्शन लेक तो पुष्प गुप्ता ने बनवाई थी। पुष्प गुप्ता वाज द क्रिएटर ऑफ सुदर्शन लेक, जिन्होंने ये इसको खुदवाया था सुदर्शन लेक को। पुष्प गुप्ता मौर्यन डायनास्टी के आर्मी जनरल थे। लेकिन बाद में चलकर सुदर्शन लेक को रेनोवेट करने का काम रुद्रदमन ने किया, रेनोवेशन का काम रुद्रदमन ने किया। और इसी के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि सुदर्शन लेक को रेनोवेट करने का जो श्रेय है वो एक शका राजा थे जिनका नाम था रुद्रदमन, उनको जाता है। और एक और ख़ास बात ये है जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो एकमात्र सबसे पहला इंस्क्रिप्शन पाया गया है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, लॉन्ग संस्कृत में पाया जाने वाला ये एकमात्र सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है। तो कभी अगर एग्जाम में सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज इन द फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को, संस्कृत के सेंटेंसेस को यूज करके इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। ठीक है, तो जाने वाली चीज़ है कि भाई ये संस्कृत में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये गुजरात में पाया जाता है। तीसरी चीज़ ये अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त 3 राजाओं को डेडिकेटेड है, यानी तीनों राजाओं ने इस पे अपनी अपनी बातें लिखवाई हैं। सबसे पहले अशोक ने शुरुआत की, फिर उसके बाद रुद्रदमन आए। अराउंड अगर हम रुद्रदमन के बारे में बात करें तो अराउंड 150 एडी के टाइम पे रुद्रदमन। अशोक हो गए ऑलमोस्ट लाइक 250 बीसी। ठीक है, ऑलमोस्ट 250 बीसी का अराउंड अशोक हो गए। फिर स्कंदगुप्त ऑलमोस्ट लाइक 500 एडी के टाइम पे। तो ये 3 राजाओं ने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अपने अपने बारे में बातें कही हैं। फिर अगला आता है सतवाहना पीरियड। सतवाहना पीरियड के बारे में देखते हैं। तो सतवाहना डायनेस्टी ये थी, ठीक है, सतवाहना जो डेक्कन रीजन में ये लोग रूल कर रहे थे। सतवाहना डायनेस्टी ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, पोस्ट मॉडर्न किंगडम है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन आता है, ये भी सतवाहना पीरियड से बिलोंग करता है। जो नासिक इंस्क्रिप्शन है इसको गौतमी पुत्र सटकर्णी करनी के बारे में है। ठीक है, अबाउट गौतमी पुत्र सटकर्णी। अब किसने इसको कमीशन किया था? तो इसको कमीशन करने का जो श्रेय है वो उनकी माँ गौतमी बालासारी को जाता है। गौतमी बालासारी, गौतमी बालासारी ने इस इंस्क्रिप्शन को खुदवाया था। अपने बेटे गौतमीपुत्र सटकर्णी के बारे में इसमें इन्होंने बात कही है। ठीक है, तो ये नासिक इंस्क्रिप्शन है जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। और देखा जाए तो गौतमीपुत्र सटकर्णी के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि कैसे गौतमीपुत्र सटकर्णी ने, एक शका राजा थे जिनका नाम था नाहपना। ठीक है, नाहपना, नाहपना हु वॉज अ शका रूलर हु वॉज डिफीटेड बाई गौतमीपुत्र सटकर्णी। एक बात और बता दूं कि सतवाहनास बेसिकली मेट्रोनिम्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि माँ के नाम से उनके नाम पढ़ते थे। अमूमन हम लोग पेट्रोनिम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे भगवान दास, ऐसा जैसे मोहनदास नाम है तो और पिताजी का नाम भगवान दास है तो भगवान दास, मोहनदास भगवान दास, या मोहनदास करमचंद।
ठीक है। तो इस तरीके से बाप का नाम हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन सतवाहना जो राजा थे वो मेट्रोनिम्स का यूज़ करते थे। यानी गौतमीपुत्र बलसारी का बेटा सटकर्णी, तो उसका नाम पड़ गया गौतमीपुत्र सटकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सटकर्णी। तो ये हो गया नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन, तो नासिक इंस्क्रिप्शन किसके बारे में? गौतमीपुत्र सटकर्णी के बारे में है। किसने इसको कमीशन किया था? गौतमी बालासारी। गौतमी बालासारी कौन थी? माँ थी गौतमीपुत्र सटकर्णी की। और इसमें क्या किसके बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से एक शका रूलर थे नहापना, उनको गौतमीपुत्र सटकर्णी ने युद्ध में हरा दिया था। फिर अगला आता है नानाघाट इंस्क्रिप्शन। तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगेन ये सातवाहना पीरियड से बिलोंग करता है। इसको नैनिका, नैनिका जो कि गौतमीपुत्र सटकर्णी की वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने इस नानाघाट इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करा है। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन में बेसिकली सतवाहना पीरियड, सतवाहना राजाओं के, सतवाहना रूल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है नानाघाट इंस्क्रिप्शन। तो कभी एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन सतवाहना डायनेस्टी उससे बिलोंग करता है। तो पहला हो गया नासिक इंस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया नानाघाट इंस्क्रिप्शन। इसी में आता है तीसरा कंगनहल्ली या सन्नति इंस्क्रिप्शन। तो कंगनहल्ली और सन्नति इंस्क्रिप्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगनहल्ली और सन्नति इंस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो ये अशोकन पीरियड से होते हुए ये पोस्ट अशोकन पीरियड तक किए जाता है, पोस्ट अशोकन। ठीक है, पोस्ट अशोकन पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये भी कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, कालबुर्गी करके एक जिला है वहां पर स्थित है। तीसरी चीज है ये भीमा नदी, भीमा रिवर के तट पर ये मौजूद है। ठीक है, और सबसे खास बात ये है कि इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन फाइंड पोर्ट्रेट ऑफ अशोक। ठीक है, आपको अशोक की मूर्ति एकमात्र दुनिया में कहीं भी पाई जाने वाली जो मूर्ति है अशोक की वो यहीं पर मिलती है, जहाँ पे अशोक अपनी रानी और अपनी कुछ दासियों के साथ खड़े हुए मिलते हैं। तो ओनली प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली प्लेस वेयर यू कैन फाइंड पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। ठीक है, फिर पांचवी चीज है कि यहाँ पर भी रियल नेम, अशोक का रियल नेम यूज किया गया है रन्यो अशोक। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग निकनेम्स लाइक देवनाम प्रियदसी, रियल नेम ऑफ अशोका हैज बीन रिटन, हैज बीन मेंशन्ड। फिर छठवीं चीज़ है कि ये भी जो है आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट से में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गया आपका पोस्ट अशोकन कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन। अगले लेक्चर में हम गुप्ता और पोस्ट गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस channel and also share this lecture among your friends, and don't forget to like it. Thank you, thanks for watching, have a nice day, all the best.